आपसे वादा था, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी स्टार्ट हो रही है आज से, ठीक है। जो पिछली 2-3 क्लास उसमें आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया, नोट्स नहीं मिले आपको। एक प्रॉपर सीएमए के लिए जो बुक बन रही है उसमें आपके, मैं बता देता हूँ, एमसीक्यू हैं प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और कुछ ट्रिक्स हैं याद करने के लिए। तो वो बुक बहुत जल्दी ही लॉन्च करूँगा मैं, सितंबर मंथ के एंड में लॉन्च कर दूँगा। जब तक हम क्या कर रहे हैं, अपने तैयारी को जारी रख रहे हैं। मैंने अभी 2-3 क्लासेस बहुत ही नॉर्मल बनाई हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी, उन पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब ज़्यादा ध्यान मतलब कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं बताया। कंटेंट मतलब टाइम बर्बाद करना मैं नहीं चाहता भाई, टाइम बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट हो जाए और आपके अच्छे नंबर आएँ। दूसरे टीचरों की तरह जैसे टाइम लगा दो और फालतू क्लास रिकॉर्ड करो। मेरे कंसेप्ट 60+ वाले हैं और इस कंसेप्ट से पढ़ोगे आप, एक टीचर को फॉलो करो, किसी को भी, आपके 60+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ उसको फॉलो करना। आज से हम थोड़ा सा टाइम लेके क्लास को टाइम लगाएंगे और सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये एक नया टॉपिक है। न्यू सिलेबस में और ओल्ड सिलेबस में दोनों में ये ज़बरदस्त टॉपिक है। तो मैं पहले अभी जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2016 सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। ये न्यू बुक है 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट इसमें ध्यान रखा जा रहा है कि 2016 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही क्लास रिकॉर्ड हूँ, दोनों सिलेबस को लेके। जहाँ डिफरेंस है, लाइक डेट अभी फॉरेन कंपनी हमने डिस्कस नहीं किया। लास्ट चैप्टर हमने ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट पढ़ा, उसके बाद फॉरेन कंपनी आता है ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग, बट हमने अभी वो डिस्कशन नहीं किया बिकॉज न्यू बुक के अंदर वो है नहीं टॉपिक। तो हमने इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड पकड़ा 2016, ये उसमें है, ओल्ड बुक में भी है, न्यू बुक में भी है। अच्छा है, 10 मार्क्स का है, इसकी वेटेज आप देख लो खोल के बुक में। अच्छा है टॉपिक और मैं इस पर थोड़ा सा टाइम लेके पढ़ाऊँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन ये सब यहीं करेंगे। देन बाद में जो बुक आएगी उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी विद ट्रिक्स। आपको याद करना है, तरीके से ध्यान देना है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड बिना टाइम बर्बाद करे। अब एक चीज़ आपसे कोई पूछ ले कि कोड क्यों बोलते हैं, 2.1 टॉपिक दे दिया। अच्छा, मैं बोलूँ कि इसका नाम कोड क्यों है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को कोड क्यों बोला जाता है। जब मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा था किसी लोगों से कि बैंक्रप्सी कोड क्यों बोलते हैं, इसे कोड क्यों बोला गया। आप देखोगे कंपनीज एक्ट लिखते हैं, है ना, जो भी बनते हैं क्या बनते हैं, एक्ट होते हैं, और ये एक कोड है। कोड वर्ड क्यों रखा गया, अगर आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से जाने, कोड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे जो लॉ हैं उनको मर्ज करके एक कोड बना दिया गया, डेट इज कॉल्ड कोड, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बोल दिया, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड passed by parliament in the welcome overall of the existing framework dealing with the insolvency or corporate individual partnership and other entities। अब मैं तुम्हें बताऊं ये इसका पर्पस क्या था। ये एक नया टॉपिक है, हर किसी के लिए नया बनता है। ये लाया क्यों गया, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी को लाया इसलिए गया क्योंकि जो अदर लॉ थे हमारे, जो सरफेसी एक्ट था, देखो यहाँ नीचे दे रहा है, ये इतने सारे एक्ट थे। ये प्रोवाइडिंग इंसॉल्वेंसी एक्ट ये था, प्रेसिडेंट टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट ये बना था। ये इनमें क्या हो रहा था, टाइम टेकिंग एक्टिविटी थी। टाइम टेकिंग एक्टिविटी मतलब किसी वेंडर का पैसा फंस गया या किसी कंपनी ने किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, लाइक डेट, इस तरीके से घपलेबाजी हो रही थी, वहाँ टाइम लगता है। हमारे इंडिया का लॉ है उसमें क्या लगता है, टाइम प्रोसीजर, टाइम टेकिंग एक्टिविटी है। तो इन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड में टाइम की अगर इतना लंबा रखोगे तो फिर दिक्कतें आएंगी। तो इन्होंने क्या किया कि एक नई चीज़ लेके आए, एक नया कोड लेके आए। इसके थ्रू जितने भी केसेस होंगे वो जल्दी सॉर्ट होंगे, रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी। उसके लिए बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड लाया गया। पर्पज ये समझ में आ गया, जल्दी फास्ट करना था, काम को जल्दी से ख़त्म करना था, ठीक है। जैसे नहीं क्रिमिनल केसेस में भाई बहुत समय लग जाता है, वैसा नहीं करना था। पढ़ते हैं इसे थोड़ा सा।
इसमें हम प्रॉपर पढ़ के चलेंगे अब टाइम ले लेके, ठीक है। तो अब ये मत सोचना है कि 1.5 घंटे क्लास क्यों हो रही है। रीजन बीइंग नया टॉपिक है और एग्ज़ाम में इसके कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, मैंने दिए हैं और मैंने नंबर भी ला के दिखाए हैं, दूसरों को भी दिलवाए हैं, ठीक है। देयर वर द मल्टीपल ओवरलैपिंग लॉस एंड एडजुडिकेटिंग फॉर्म्स डीलिंग विद द फाइनेंशियल फेलियर एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ कंपनी। जितनी भी फाइनेंशियल फेलियर होते थे, कंपनी डूब गई या इंसॉल्वेंसी हो गई ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल इन इंडिया, द अर्थ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क वर कंप्राइज्ड ऑफ लाइक डेट। पहले ये था, जितने सारे एक्ट थे, इन सब एक्ट में बहुत क्या लगता था, टाइम लगता था, टाइम टेकिंग एक्टिविटी थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस दौरान एक कोड लेके आ गए, ये पूरी चीज़ें बता रही है, हिस्ट्री बता रहा है, तो आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि ये चीज़ क्या है, यहाँ से आने वाला तो कुछ है नहीं, है ना। अगर वो डेट दे दे, टाइम टेकिंग कंसिडर द पैरामेडिक अमेंडमेंट, ये 13 माह 2000 इफेक्टिव 28, ये पूरा कहानी लिखी हुई है। यहाँ से एग्ज़ाम में कोई लगता नहीं है कोई क्वेश्चंस पूछेगा वो आपसे इस पोर्शन से, तो इस पोर्शंस को आपको दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। इस पोर्शन को बस जस्ट रीड इट एंड आगे बढ़ जाना। आगे तो मैं पढ़ाऊँ भाई, कहते हर वीडियो में भैया ऐसे ही बोलते तो आगे पढ़ाओगे, पढ़ाते नहीं हो। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करा देते हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, एग्ज़ाम वहाँ से नहीं आए तब मुझे बोलना। आप एक बार एग्ज़ाम दे के आओ, आपका कैरियर में बर्बाद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं अभी खुद CMA हूँ, ठीक है। तो बिलीव मी, जो मैं चीज़ करा रहा हूँ आपको एग्ज़ाम में वही दिखेगी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, द पर्पज ऑफ दिस एक्ट इज़ एज फॉलोज। पर्पज मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कशन किया था, आप यहाँ पे एक्चुअल में पर्पज क्या है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनस, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल इन टाइम बाउंड मैनर फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्सनस। लोगों का बहुत सारा पैसा लगा रहता है कंपनियों के अंदर, अगर कंपनी डूबती है या कंपनी कोई गड़बड़ करती है तो लोगों का पैसा फंस जाता है। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक टाइम टेकिंग एक्टिविटी को ख़त्म करके एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेके आए कि भाई ये अगर ऐसा होता है तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर सॉल्व नहीं हो पाता है देन आप डिस्कस करेंगे। दोनों का मतलब अलग अलग है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का दोनों का मतलब है अलग अलग, समझेंगे क्या है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सच पर्सन टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, द बैलेंस of interest of all stakeholders including alteration in the order of priority of payments of government dues established and insolvency and bankruptcy board of India। तो ये आया। अब यहाँ तक तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन पहले जब शुरू में जब ये टॉपिक आया था तो सारे इंस्टीट्यूट आपको ये दे रहे थे, बट अब सिलेबस चेंज कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन सारे इंस्टीट्यूट पहले पूछ रहे थे और एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका, तो जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा मैं उसको हाईलाइट करके दूंगा आपको कि ये क्वेश्चन आप मार्क कर लें, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ है पास्ट ईयर्स के अंदर। जब मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करूँगा, जब मेरी बुक आएगी उसे लॉन्च करने के बाद मैं वो सारी चीज़ें डिस्कशन करूँगा आपसे, तब मैं आपको बताऊँगा कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं और ये कैसे याद हो सकती है विद ट्रिक। अभी ट्रिक तो मैं यहीं डिस्कशन करूँगा, कुछ चीज़ें हम यहीं डिस्कशन करते चलेंगे कि पुरानी बाद में डिस्कशन ना करना पड़े। लेट्स सी, क्वेश्चन पढ़ो ढंग से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट किस किस के ऊपर, ये सॉरी कोड, एक्ट नहीं बोलूँगा इसे कोड बोलेंगे, ये कोड किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और अगला क्वेश्चन, ये कोड किस किस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। दोनों ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले हम पढ़ लेते हैं किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। देन इंसॉल्वेंसी इन बैंक्रप्सी कोड 2016 अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक MCQ बन जाएगा कि कोड हर जगह एप्लीकेबल है या नहीं, तो हर जगह होल ऑफ इंडिया याद रखना। ये MCQ फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पे भी चेक देगा। The provision of insolvency in bankruptcy code 2016 applies to the following in relation to their insolvency, liquidation, voluntary liquidation और bankruptcy। यहाँ पे जो वर्ड नाम आ रहे हैं
insolvency, liquidations, voluntary liquidations, bankruptcy. As the case may be section 2 of insolvency and bankruptcy code 2016. ये बता रहा है कंपनीज इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनीज उन कंपनियों के ऊपर लगता है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई हैं, चाहे वो 1956 हो या 2013। अंडर स्पेशल एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट के अंदर रजिस्टर है, देन इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP। फोर्थ पॉइंट, अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्टनरशिप फर्म एंड इंडिविजुअल्स। पर्सनल गारंटर्स टू कॉर्पोरेट डेटर, ये नया पॉइंट लग रहा है, जोड़ा है इन्होंने। पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोप्राइटरशिप फर्म, इंडिविजुअल अदर देन पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज ई। तो ये क्लॉज इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या क्लॉज है। अब इसको याद करने का तरीका क्या था कि आप याद कैसे रखोगे कि इसको आप कुछ भी एक इसकी ट्रिक बना सकते हो लाइक डेट्स, जैसे ऑल कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, सी हो गया, स्पेशल एक्ट हैं अंडर, ये हो गया, एल हो गया, ओ हो गया, अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, पी हो गया तुम्हारा, पी से फिर पी है, फिर पी है और एक आई है। तो आप इसको आप समझो कि आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप कुछ भी, जैसे इस टाइम पे मैंने जब अपने टाइम पे शॉर्ट ट्रिक बनाई थी तो मैंने ये नहीं बनाई थी, मैंने इसको किस तरीके से याद किया था। आप इसी के वर्ड में से मतलब निकालो, इसके 3 वर्ड हैं पी के और ये, तो आप क्या करोगे, कुछ भी लिखना चाहो आप बना सकते हो। जैसे आप कुछ भी बना सकते हो, कप बना लो, कप बना लो, ठीक है, कप बना लिया आपने, पी से 3 हो जाएंगे, कप हो गया, कप और आप LOI बना लो, कप लेगा इंडिया, आप ले लो, कप लेगा इंडिया कर लो, कप लेगा इंडिया, LOI कप लेगा इंडिया। वर्ल्ड कप वैसे ही आ रहा है तो कप लेगा इंडिया, यहाँ से बैंकरप्सी, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड एप्लीकेबिलिटी पूछ रहा है। सी से क्या हो जाएगा, कंपनीज रजिस्टर या इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट, यू से अंडर स्पेशल एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी, अदर बॉडी कॉर्पोरेट। ये पॉइंट क्या हमें सेम लिखने होते हैं, ऊपर नीचे आप लिख सकते हो, बट आपको शॉर्ट ट्रिक इस तरीके से एप्लीकेबल होगी और ये अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी ट्रिक बनाने के लिए आपको कप लेगा इंडिया, अभी एल ऐसे ही बना लोगे तब भी ओ याद रखना, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल एक्ट याद कर लेना। आप 4 या 5 पॉइंट भी लिख दोगे सफिशिएंट है। कोशिश करना पी से जो 3 पॉइंट हैं वो याद रखना। कप को लेने की दावेदारी किसकी होती है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो पी से 3 पॉइंट हैं, 3 दावेदार, कप लेगा इंडिया, लाइक डेट। आपने ये ट्रिक बनाई, आपने ये याद किया, ध्यान रखना ऐसे ही काम के क्वेश्चंस याद रखने हैं आपको, भागना नहीं है आपको। ये चैप्टर में हम टाइम देंगे, 1-1 घंटा देंगे, देन ही याद कर पाएंगे, याद भी करते रहो साथ के साथ। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट इन फाइनेंस सेक्टर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मैं आपसे डिस्कस कर ही रहा था कि कौन सा ऐसा इनके ऊपर जो एप्लीकेबल नहीं होता। पहले उसने एप्लीकेबल पूछ लिया, अब जो फाइनेंशियल, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इज नॉट एप्लीकेबल टू द कॉर्पोरेट इन फाइनेंस सेक्टर। सेक्शन 3 सबसेक्शन 7 द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 स्टेट द कॉर्पोरेट पर्सन शैल नॉट इंक्लूड एनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराते हैं उन कंपनीज के अंदर उनको ये ऐड नहीं करेगा, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ये ऐड नहीं करेगा। थस द कोड डज नॉट कवर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी। तो इसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, कोड डज नॉट कवर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, एसेट्स रिकंसिलिएशन कंपनी, म्यूचुअल फंड और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स और पर्सन ऑफ फंड्स। तो इसकी जो ट्रिक बनाई थी हमने, जो पहला वर्ड लिखा था हमने, जो याद किया था, आप कोई भी जो आपका दिल करता है ना वो ट्रिक्स बना सकते हो, आपका जो दिल करे, ठीक है। अब जैसे कॉर्पोरेट पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं है तो बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है, आई नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एसेट्स रिकंसिलिएशन हो गई, म्यूचुअल फंड हो गए,
और कलेक्टिव ये हो गया। तो आपको जो याद करना है, आप बोलोगे भैया ऐसे तो सारे क्वेश्चन याद करेंगे क्या हम, सारे क्या मैक्सिमम आप 50 या 60 क्वेश्चन आप ट्रिक से याद करके जाओगे, डिट्टो डिट्टो याद करके लिख के आओगे, आपका नंबर आएगा, क्यों नहीं आएगा। ठीक है, आप इसकी ट्रिक बना लो, जैसे भी ट्रिक बना लो। जैसे AMC मैंने याद कर लिया था। AMC क्या होती है, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती हैं, एसेट्स रिकन्सिलेशन कंपनी है ना, रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी। आप AMC के नाम सुनाओ, AMC सुनाओ, तो AMC एक कंपनी होती है और VFI। अगर आप किसी और कोई आप इसमें लगा सकते हो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट, मैंने बहुत अच्छी बनाई थी, इसका मैंने क्या बनाया था मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जैसे मैं जब ये तो देखो, मैं अभी यहाँ पे तो मैं नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूँ, मेरी अपनी लिखी हुई ट्रिक्स हैं। जब मैं आपको नोट्स दूंगा उसमें बेहतरीन तरीके की ट्रिक्स हैं। अभी तो मैं खाली तुम्हें नाम बता रहा हूँ, पर हाँ बनी इस तरीके से आप भी कुछ ना कुछ इसमें जोड़ सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि कौन कौन सी कंपनी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, तो मुझे पहले याद हो जाएगा एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई, बैंक हो गई। फाइनेंस से जितनी भी रिलेटेड होती हैं वो नहीं आएंगी, बैंक हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, एसेट्स रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी हो गई, म्यूचुअल फंड हो गई, कलेक्टिव इसमें और पेंशन फंड। तो ये मैंने बहुत अच्छा बनाया था। जैसे मैंने अपने भूल गया हूँ क्या बनाया था मैंने इसका, मेरे को अपनी कॉपी उठा के देखनी पड़ेगी, देन तो मैं बताऊंगा आपको। बनाया ऐसे ही है, याद करना आपको इस तरीके से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, जब मैं इंपॉर्टेंट लेके आऊँगा तब बताऊँगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भागना मत यहाँ से। ठीक है, ढंग से। ब्रीफ आइडिया अबाउट द रेगुलेशन मैकेनिज्म एंड बॉडीज, रेगुलेशन मैकेनिज्म एंड regulatory bodies. The regulatory mechanism as per the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 would be based on the following 5 pillars. यहाँ से देखिए कुछ आने वाला नहीं है, बट ये कि इंसॉल्वेंसी के अंदर होता क्या है, कैसे कैसे बोर्ड है, इसको कौन क्या कराता है, कैसे चलता है, वो सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाली है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर इसको जो सॉल्व करती हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हो गई, वो बना दी गई। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हो गई, जिसमें तुम्हारी एजेंसी क्या होती हैं, जैसे CA CMA हो गए, CS हो गए। ठीक है, ये तीनों इंस्टीट्यूट में कोर्स होते हैं इनके। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हो गए, ये मैं जो बता रहा हूँ इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ बाद में बता दूंगा ये क्या है क्या नहीं है, बट ये यहाँ से कुछ आने वाला नहीं है। तो आप देखो इंसॉल्वेंसी कैसे वर्क करता है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बना दिया 2016, इसके अंदर 2 बनाया पहले। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, एडजुकेटिंग अथॉरिटी हो गई, इसके अंदर ये 3 आते हैं पार्ट। अब इनका यूज क्या है वो डिस्कशन करेंगे, वो काम का चीज़ है नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा। बट अब ये छोटी छोटी डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कभी कभी वो 1 या 2 नंबर में ये डेफिनेशन डाल देता है, या 2 नंबर में डिफाइन करने के लिए दे देता है, बट हमें बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, तो हम इनको रीड करते हुए चलेंगे। अब मैं बात करूं आपसे कॉर्पोरेट पर्सन्स की। कॉर्पोरेट पर्सन्स क्या होते हैं? कॉर्पोरेट पर्सन्स, देखो वैसे आप बोलोगे कॉर्पोरेट पर्सन जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा है या कॉर्पोरेट में पैसा लगा रहा है, नहीं, बट यहाँ कॉर्पोरेट पर्सन की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अ कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, अ लिमिटेड लायबिलिटी पर्सन इज डिफाइंड इन 1 लिमिटेड ऑफ लायबिलिटी एक्ट। Any other person incorporated with the limited liability under any law for the time being in the force but shall not be include any financial service provider। ये ध्यान रखना कि ये फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर नहीं होना चाहिए। देन उसको हमने क्या बोला, कॉर्पोरेट पर्सन बोला। कॉर्पोरेट पर्सन का यहाँ पे साफ साफ सीधा सा मुद्दा है, कहीं आप रजिस्टर हैं और वो एग्जिट करता है, मतलब वो इसमें एप्लीकेबल करता है कि हाँ कि वो किसी न किसी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, देन हम उसको क्या कहेंगे, कॉर्पोरेट पर्सन कहेंगे। अच्छा, कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है? डेटर आपने बहुत वर्ड सुना है, डेटर है ना, जिनको हमने उधार माल बेचा, डेट इज कॉल्ड डेटर। अब कॉर्पोरेट डेटर, कॉर्पोरेट में भी तो जो काम कर रहे हैं तो सामान तो देंगे। कॉर्पोरेट डेटर मीन्स द कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन। ठीक है, याद रखना, कभी कभी ये लाइन दे देता है। क्रेडिटर क्या होता है? जिससे हमने उधार सामान खरीदा था और उसको हमें पैसे देने हैं। दिक्कत यहीं आती है, दिक्कत इसी केस में आती है कि जब कंपनी किसी का पैसा ले लेती है या किसी से ले लेती है या किसी
को दे नहीं पाती, देन क्या होता है, तभी यहाँ पे दिक्कतें आती हैं, पैसे के चक्कर में दिक्कतें होती हैं, कंपनी डूब जाती है। देन प्रॉब्लम आती है, फिर उसको रिजॉल्व करना, कंपनी को दोबारा से तैयार करना या फिर कोई सेटलमेंट कराना, तब यहाँ पे इस कोड का यूज होता है। क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन टू whom debt is owed and include a financial creditor, operational creditor, secured creditor and unsecured creditor and degree holder। मैं आपको बता दूं क्रेडिटर के टाइप बता रहा है। टाइप का मतलब होता है कितने तरीके के होते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर अलग होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर जो डे टू डे एक्टिविटी में हमें सप्लाई करते हैं, कोई भी गुड्स का या कोई भी मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर। सिक्योर क्रेडिटर होते हैं कि जो कुछ चीज़ें हमसे ले लेते हैं पहले ही, जैसे बैंक हमको लोन देती है, एज ए सिक्योर्ड देती है, तो हम उनके लिए सिक्योर्ड क्रेडिटर कहलाते हैं। अनसिक्योर्ड कोई भी नहीं, ऐसी लोन दे दी या ऐसे हमने पैसा दे दिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर पैसे से रिलेटेड डील करते हैं, लाइक इट एट फाइनेंशियल क्रेडिटर। डेप्ट का मतलब तो पता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसमें बस तुम्हें यहाँ से आना कुछ नहीं है। जो आने वाले क्वेश्चन थे मैं 2 डिस्कशन कर चुका हूँ, वो पास्ट ईयर में पूछे हुए हैं। ये सिर्फ हम यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, अपनी सोच को थोड़ा सा पढ़ रहे हैं कि हाँ ये नया चैप्टर है और 10 नंबर का आने वाला है, तो इस पर फोकस करना जरूरी है। डेप्ट मीन्स लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। डेप्ट क्या होता है? कर्जा। एक कर्जा हमारे लिए क्या होता है? एक लायबिलिटी हो गई या फिर ऑब्लिगेशन हो गया इन रेस्पेक्ट ऑफ क्लेम विच द ड्यू फ्रॉम एनी पर्सन एंड इंक्लूड ऑफ फाइनेंशियल डेप्ट एंड ऑपरेशनल डेप्ट। क्लेम क्या होता है? क्लेम मीन्स द राइट टू पेमेंट और राइट टू रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इफ सच ब्रीच गिव्स rise to a right to payment whether or not such right in reduced to judgment fixed matured and matured। तो जो यहाँ पे आप क्लेम का मतलब वो समझ लो, जैसे आप पॉलिसी कोई डालते हो, बीच में आप छोड़ के करते हो तो उसको अनमेच्योर पॉलिसी को पेमेंट लेते हो, तो यहाँ पे भी उस तरीके की बात की गई है कि मीन्स अ राइट टू पेमेंट और रिसीव्ड ऑफ पेमेंट एक उपाय है। डिफ़ॉल्ट क्या है? आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, डिफ़ॉल्ट किया है, पेमेंट नहीं दिया, मीन्स नॉन पेमेंट ऑफ डेप्ट, आपने कर्जा दिया नहीं है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन in relation to the persons means one or more the following categories of the information namely record to debt। ये यहाँ से देखो आना कुछ नहीं है, ठीक है, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मैं बातें कर रहा हूँ, यहाँ से कुछ नहीं आना है। सिंपली हम टाइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नया चैप्टर 10 नंबर और थोड़ी सी हमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। Record of debt of persons, record of liability when the person is solvent, record of assets of persons over which the security interest has been created। यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ नहीं है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस के बारे में बोल रहा है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, अब यहाँ पे वर्ड डिफाइन कर दिया उसने। फाइनेंशियल क्रेडिटर मीन्स एनी पर्सन, पढ़ लो, एनी पर्सन टू whom the financial debt is owed or include person to whom such debt has been legally assigned or transferred। लीगली असाइंड और ट्रांसफ़र। फाइनेंशियल डेप्ट क्या होता है उसके बारे में बता रहा है ये मॉर्निंग। यहाँ से कुछ नहीं आने वाला दोस्तों। ऑपरेशनल डेप्ट क्या होता है मैं बता दिया। अब पर्सन इंक्लूड्स, यहाँ से भी जब आपने सी में इंटरमीडिएट में डायरेक्ट टैक्स की क्लास जब ले रहे थे, देन पर्सन इंक्लूड एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड, कंपनी, ट्रस्ट, पार्टनरशिप, अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एनी अदर इक्विटी एंटिटी स्टेबलाइज अंडर द स्टैट्यूट, एनी इंक्लूड अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये बता दिया। यहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला है, बस जस्ट रीड इट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बहुत परेशान करने वाला है। जस्ट रीड इट, सिंपली रीड इट, ठीक है, सिंपली रीड इट। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट मीन्स, यहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला। डिस्प्यूट से भी कुछ नहीं आने वाला। फाइनेंशियल पोजीशन, इनिशिएशन डेट, यहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला। इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट, यहाँ से भी कुछ नहीं आने वाला। इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड, ये एक काम का है कि कब से स्टार्ट होता है। आपको अगर ये जो आपको देखना है, ये थोड़ा सा यहाँ से 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं लगातार। वैसे मेन आपका ये है MCQ पर्पज़ के लिए कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड मीन्स अ पीरियड 180 days beginning from the insolvency commencement date और ending on 180 days, ठीक है। ये भी बढ़ सकते हैं
इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कैसे कब कहाँ। पहले फर्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं, लेट्स सी, पढ़ लेते हैं। इनिशिएशन डेट क्या होता है? इनिशिएशन डेट मीन्स द डेट ऑन विच द फाइनेंशियल क्रेडिटर और कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और ऑपरेशनल क्रेडिटर, देखो कौन कौन एप्लीकेशन दे सकता है, पहले तो ये देख लो। फाइनेंशियल क्रेडिटर दे सकता है, जिसको पैसा चाहिए भाई वही देगा एप्लीकेशन, अगर उसके साथ पैसा नहीं मिल पा रहा उसे तो एप्लीकेशन तो वही दे सकता है। कॉर्पोरेट एप्लीकेंट दे सकते हैं, खुद कंपनी दे सकती है मतलब, या ऑपरेशनल क्रेडिटर दे सकते हैं, एज द केस में भी। मेक्स एन एप्लीकेशन टू, एप्लीकेशन किसको देंगे? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस उन्होंने स्टार्ट करा दिया। डेट कब से मानी जाएगी? मीन्स द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब से आप एप्लीकेशन एडमिट हो गई, इनिशिएट हो गई, ठीक है, देन तब से मानी जाएगी। आगे हम पढ़ेंगे, इनका मतलब भी पढ़ेंगे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। लिक्विडेशन कमिटमेंट डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टी क्या होती हैं। रिलेटेड पार्टी में यहाँ पे जो परसेंटेज है 2% का स्टेक हो तो बताना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये भी बहुत काम का नहीं है। जस्ट रीड इट, सिंपल रीड, जो क्वेश्चन आने वाले हैं। रिजोल्यूशन प्लान क्या होता है, ये आपके लिए नया वर्ड है तो ये भी थोड़ा सुन लो, वैसे पेपर में तो नहीं आएगा पर सुन लो। लॉ इस तरीके से पढ़ी जाती है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आप बेशक किसी भी टीचर की क्लास देखो, कहानी सुन के जाओ 200 घंटे की, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपको यही नहीं पता पेपर में आने वाला क्या है, बोलो भैया आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो क्या आएगा। आप देख लेना, पेपर दोगे ना, पेपर आएगा इस बार, देख लेना, ठीक है। जब हमने बताया अगर ना आए तो बोलना, जो बोलोगे वो। पेपर आपके नंबर 60+ ना आए तब बोलना। 100 में 100 का पेपर तो आप कुछ भी करके आओ, पेपर नंबर तो कितने आने हैं, पर 60 के आसपास नंबर ना आए तब बोलना, फेल नहीं होगा, लो में गारंटी है। रिजोल्यूशन प्लान मीन्स अ प्लान proposed by resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as the going concern in accordance with the part 2। resolution plan क्या होता है? अगर कोई कंपनी डूब रही होती है तो उसको बचाने के लिए कोई प्लान है। जैसे कंपनी मान लो डूब रही है, अब क्रेडिटर ने बोला कि भाई मुझे पैसा चाहिए, वो दे नहीं पा रही, क्रेडिटर ने एडजुकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन डाल दी। अब जो एप्लीकेशन यहाँ आ गई तो ये कहेंगे कि आप बताइए, कंपनी से कांटेक्ट करेंगे कि आपके पास कोई प्लान है, या फिर क्रेडिटर के पास कांटेक्ट करेंगे आपके पास कोई प्लान है, इसको हम बचा सकते हैं क्या, क्या करें। द प्लान में भी ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजन फॉर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग मर्जर कर सकते हैं, एमलगमेशन, डीमर्जर, क्या कोई है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल हायर करे जाते हैं कि आप इस कंपनी को बचा सकते हैं क्या, उसकी फ़ीस कौन देगा, उसके पैसे कौन देगा, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वही सारी चीज़ें आएंगी आगे। वोटिंग शेयर, रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर तो यही सारी कहानी थी, ठीक है। अब तक जो हमने पढ़ी यही कहानी, और अब तक इसमें सिर्फ पहले, इसमें ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है ना, तो इसमें धीरे धीरे क्या चलेगा, दो चीज़ें चलेंगी। अब क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई है ना। अब ये नेक्स्ट चैप्टर हम जब करेंगे, अब ये नेक्स्ट चैप्टर जैसे हम चालू करें, नेक्स्ट चैप्टर में क्या आएगा, यहाँ पे तो ओल्ड बुक में क्या है, एक साथ ही ये पूरा चैप्टर है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा था, पहला चैप्टर 2.1 लिख दिया, फिर यहाँ पे 2.1। अब इन्होंने अच्छा किया कि 2.2 जैसे इस तरीके से दे रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा और आपको याद करने में फ़ायदा रहेगा। तो पहली क्लास में यहीं ख़त्म करता हूँ, अगली क्लास में 2.2 रिकॉर्ड करूँगा, आज ही रिकॉर्ड करूँगा, देन आपको क्लास देखने को मिलेगी कल दबा के। तो ये पूरा चैप्टर में ख़त्म करूँगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वहाँ से 2.1 से, अब 2.2 की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, ठीक है। टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो, अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। बाय बाय।